लेक्चर नंबर 6 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ने लगे हैं। पेज नंबर 26 पे आते उधर से हम लोगों ने अब पढ़नी है आज एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये चारों सिस्टम हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा प्रोसीजर क्या, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसे हैं। पहले एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। The digestive system in a human being is composed of long muscular tube, called gastrointestinal tract और alimentary canal and accessory organs. It extends from the mouth to anus. ठीक है। Digestive system कौन सा होता है? वो एक गोश्त की नाली पर मुश्तमिल होता है। एक गोश्त की नाली बनी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को GIT भी कह सकते हैं। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है? हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, उनमें से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमारी जो खुराक है, जो मुंह में खाना लेके जाता है, खुराक लेके जाते हैं, उसकी डाइजेशन करवाता है, उसको डाइजेस्ट करवाता है, उसको तोड़ता है, उसमें से एनर्जी हमारे जिस्म को देता है और फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी अनडाइजेस्ट नहीं होगा, वो फीसिस की फॉर्म में जिस्म से बाहर निकाल देता है। ये सारा सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। कि मतलब खुराक हमारे मुंह में जाती है, उसकी डाइजेशन होती है, उसकी तोड़फोड़ होती है, उसमें सारी एनर्जी हासिल करके जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको हमारे जिस्म से फीसिस की फॉर्म में निकाल देता है। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये गोश्त की नाली पर मुश्तमिल होता है। गोश्त की नाली से बने हुए रास्ते से ये सारा अमल होता है। उस रास्ते को क्या कहते हैं? GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। अब हम इसके ऑर्गन पढ़ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है और कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये माउथ से लेके एनस तक है, माउथ से लेके एनस तक है। अब पहला कौन सा ऑर्गन है? ओरल कैविटी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन है कि ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होती है। वो इस तरह के हम लोग खुराक मुंह से डालते हैं ना, जब हमारे मुंह के अंदर जाती है ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? ओरल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं, टंग होती है और उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, दांत होते हैं, जुबान होती है और स्लेवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं, जो थूक बनाते हैं। ठीक है। टीथ का क्या काम है? दांतों का ये काम है कि वो खुराक को तोड़ती है। ठीक है। छोटी करती है, टुकड़ों में तोड़ती है। और जो स्लेवरी ग्लैंड है, जो हमारे इधर स्किन के ऊपर होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं, थूक बनाते हैं। वो जब खुराक के अंदर मिक्स होती है, जो दांतों ने छोटी छोटी की होती है ना खुराक, उसके अंदर थूक मिक्स होता है। थूक के साथ जब वो जुबान उसको पुश करती है, जुबान उसको धक्का लगाती है, तो फिर वो खुराक इधर गर्दन में आ जाती है। ठीक है। ओरल कैविटी में समझ आ गई है कि ओरल कैविटी में डाइजेशन इस तरह होती है कि जो खुराक है उसको पहले दांत तोड़ते हैं, उसके अंदर थूक मिक्स होता है, फिर जुबान उसको पीछे कर देती है। जितनी भी प्रोटीन है ना वो सारी की सारी ओरल कैविटी के अंदर ऑब्जर्व होती है। डाइजेशन का पहला अमल जो होता है वो ओरल कैविटी के अंदर होता है। ओरल कैविटी से फिर वो खुराक जो सी है, जो थोड़ी सी टूटी खुराक है, एक सेमी सॉलिड चीज बनी होती है, थोड़ा सा थूक मिक्स होता है और टूटी फूटी खुराक होती है जिसको हम लोग बोलस भी कहते हैं, वो आगे फेरिंक्स के अंदर चल जाती है। ओरल कैविटी के बाद इधर एक रास्ता आता है खुराक का। आप लोग जब खुराक डालते हो मुंह में तो आपको महसूस होता है यहाँ से गुजरती वो रोटी का टुकड़ा है, किसी और चीज का टुकड़ा आप लोगों को यहाँ से महसूस हो रहा होता है गुजरता हुआ, तो उस रास्ते को कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स से पीछे आगे होता है लेरिंक्स। ठीक है। उसी के साथ होती है लेरिंक्स। ठीक है। लेरिंक्स से आगे आता है एसोफेगस। ठीक है। अब जो खुराक है ओरल कैविटी से होती है फेरिंक्स, फेरिंक्स होती है एसोफेगस के अंदर आती है। ये भी एक मस्कुलर ट्रैक है, मस्कुलर एक रास्ता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें पेरिस्टॉल्सिस होती है। ठीक है। पेरिस्टॉल्सिस के थ्रू जो खुराक है वो फेरिंक्स से एसोफेगस के अंदर आती है। एसोफेगस खास रास्ता है सिर्फ और सिर्फ खुराक के लिए। वैसे तो हमारा जो फेरिंक्स और लेरिंक्स है ना वो आगे जाके दो रास्तों में खुलता है, या एसोफेगस में खुलता है या ट्रैकिया में। ठीक है। दो में खुलता है। अब एसोफेगस है वो खास तौर पे खुराक के लिए होता है, जो ट्रैकिया होती है वो हवा के लिए होती है। सबसे पहले हमारा फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के बाद ये लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स के बाद आगे जाके दो में खुलता है, एक एसोफेगस में और ट्रैकिया में। जो ये रास्ता होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है और जो ये रास्ता है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कि जो खुराक है एसोफेगस के अंदर जाएगी। एसोफेगस सिर्फ और सिर्फ खुराक के लिए रास्ता है। ठीक है। एसोफेगस से खुराक होती है, फिर उसके बाद स्टमक के अंदर चल जाएगी। स्टमक के अंदर फिर प्रोटीन की सारी रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर वो इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, सेक्रीशंस खारिज होंगी, पेनक्रियाज वगैरह इसमें सेक्रीशन रिलीज करेंगे और जो सेमी सॉलिड है ना, जो सेमी सॉलिड फूड है, जो बोलस है वो काइम की शक्ल तैयार कर लेगा, ज्यादातर वो लिक्विड में होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन होगी स्टमक से वो खुराक जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी। इनमें भी अब जो थर्ड जो
है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, जो अनडाइजेस्टिव रह जाती है, उसको फीसिस की मदद से फीसिस की फॉर्म में जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की आप लोगों को समझ आ गई है ना। पहला ऑर्गन ओरल कैविटी, उसके बाद फेरेक्स, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। डाइजेशन किस किस में होती है? ओरल कैविटी में, स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन तीनों में डाइजेशन होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड जोन से ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रास्ते में नहीं आते लेकिन इनकी मदद करते हैं। ठीक है, इधर आप लोगों को नाम दिए हुए हैं पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर। ये तीन ऐसे ऑर्गन हैं जो एलिमेंट्री केनाल में नहीं आते, जीआईटी में नहीं आते, मस्कुलर ट्रैक में नहीं आते, उनके रास्ते में नहीं आते, लेकिन वो इस अमल में मदद देते हैं। कौन कौन से? लीवर, कौन कौन से? लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये लीवर इधर होता है, पेनक्रियास इधर, गॉल ब्लैडर छोटा सा होता है पेनक्रियास के पास। ठीक है, तो ये तीन जो से बाकी जो ऑर्गन है ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देते हैं, सेक्रीशंस रिलीज करके, इस तरह करके डाइजेस्टिव। अब दूसरा सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो सिस्टम आते हैं, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में हम लोग सांस लेते हैं और निकालते हैं। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। रिस्पिरेशन वाला जो अमल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें खुराक खाते हैं और उसमें ऑक्सीजन हम साथ सांस में लेते हैं। तो उस अमल से क्या होता है? उस अमल से जब ऑक्सीजन खुराक को तोड़ती है तो हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है और वाटर हासिल होता है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम है जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे और एनर्जी दे हमें काम करने के लिए। ऐसे अमल को क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग इसके ऑर्गन्स की बात करते हैं। एक बार पेज नंबर 26 पे आ जाओ, जिसे हम लोग रीड कर लेते हैं। From a clinical point of view, the respiratory system is divided into the upper and lower respiratory tract. के जो respiratory system है उसको upper और lower tract के अंदर डिवाइड कर दिया गया, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। upper respiratory tract एक अलग बना दिया गया और lower respiratory tract अलग बना दिया गया। जो ऊपर वाला रास्ता होगा उसको upper कह देंगे, जो नीचे वाला रास्ता होगा उसको lower कह देंगे। The respiratory system consists of the following. आगे नेक्स्ट पेज पे आते पेज नंबर 27। कौन कौन से? पहला अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ द नोज, फेरिंक्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नोज और फेरिंक्स, सिर्फ ये दो। ठीक है, नोज और फेरिंक्स इसमें आते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ठीक है, ये जितनी भी ये चार चीजें जो होती है ना ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। अब ये पूरा रास्ता मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, सबसे पहला ऑर्गन है नोज। नोज से हम लोग सांस लेते हैं। नोज के बाद फेरिंक्स और लेरिंक्स, ये दोनों रास्ते, इसमें से खुराक और हवा दोनों गुजरती है। ठीक है, नोज के बाद फेरिंक्स और लेरिंक्स जो हमारी गर्दन के अंदर रास्ते पाए जाते हैं, ये गोश्त के रास्ते हैं, मस्कुलर ट्रैक है, इसके अंदर से खुराक और हवा गुजरती है। रिस्पिरेशन का अमल स्टार्ट होता है, ये खुराक और हवा, ये दोनों जब खुराक के ऊपर जब ऑक्सीजन पड़ती है तो वो टूटती है और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है और हमें एनर्जी हासिल होती है। उसके बाद इधर से फिर जो हवा है वो ट्रैकिया के अंदर चली जाती है। लेरिंक्स आगे दो में डिवाइड होता है, एसोफेगस के अंदर और ट्रैकिया के अंदर। जो खुराक टूट जाती है वो एसोफेगस के अंदर चली जाती है और जो हवा है वो ट्रैकिया के अंदर आ जाती है। ट्रैकिया मजीद आगे खुलता है, ट्रैकिया आगे मजीद लंग्स के अंदर जाके खुलता है, छोटी छोटी नालियों के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की मदद से लंग्स के अंदर सांस एक्सपैंड होती है, कंट्रैक्ट होती है। लंग्स जो उनसे हमारे एक्सपैंड होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद जो लंग्स है वो आखिरी ऑर्गन है। ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सबसे पहले नोज, पहला ऑर्गन, नोज से सांस लेते हैं, फिर उसके बाद फेरिंक्स और लेरिंक्स के अंदर नोज और खुराक और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। इसके बाद फिर वो ट्रैकिया के अंदर आते हैं, ट्रैकिया के अंदर ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई जो है लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट ट्यूब है, सबसे स्मॉलेस्ट नाली है। ठीक है, वो लंग्स के अंदर आती है। आखिरी जो उसका पोर्शन है वो लंग्स है। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स के नेम्स याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम विच इज यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, थर्ड सिस्टम की हम बात करते हैं जो कि है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, हमने पहले कितने सिस्टम पढ़ लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया। इसी तरह तीसरा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इंसानों के जिस्म के अंदर होता है, वो होता है यूरिनरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो यूरिन बनाया उसकी ट्रांसपोर्ट कर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स, कि ये ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, ज़्यादा सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, प्रोड्यूसिंग
दी किडनीज विच फॉर्म यूरिन। जो सबसे अहम जो ऑर्गन है ना पूरा यूरिनरी सिस्टम का वो किडनी है। वो कैसे? जो यूरिन बनाता है, ठीक है। किडनी कौन सा? यूरिन बनाता है। यूरिन बनेगा तो यूरिनरी सिस्टम होगा, और बनेगा तो फिर वो आगे ट्रांसफर होगा ना, ठीक है। दी अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किडनी है, और जो अदर पार्ट्स है वो यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है, ठीक है। एंड द यूरेथ्रा नाइदर फॉर्म यूरिन नॉर चेंज इट्स कंपोजिशन। अब जो ये बाकी पार्ट्स है ना, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये ना ही यूरिन बनाते हैं और ना ही इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज करते हैं, उसमें ना एडिशन करते हैं, ना उसमें से कुछ निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। They only transport urine from the kidneys to the outside of the body, ठीक है। Urinary system consists of the following organs: kidney, ureters, bladder, urethra। यूरिनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो यूरिन बनाए और उसको आगे जिस्म से बाहर निकाल दे, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। अब जो इसके अंदर ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? किडनी के अंदर से नालियां निकलती हैं, दोनों किडनी से एक एक नाली निकलती है, एक पेयर निकलता है नालियों में, जोड़ा निकलता है नालियों का, उसको कहते हैं यूरेटर, जिनका काम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन को, पेशाब को सिर्फ और सिर्फ किडनी से आगे उन नालियों की मदद से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके जाती है। यूरिनरी ब्लैडर मसाना जिसे कहते हैं, उसके अंदर यूरिन जो है ना स्टोर होता है, कुछ देर के लिए ठहरता है, उसके बाद यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकल जाता है। ये चार ऑर्गन आप लोगों को पता चल गया ना, यूरिनरी सिस्टम के अंदर चार ऑर्गन होते हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है। क्यों? किडनी यूरिन बनाती है, बाकी जो तीन ऑर्गन हैं वो यूरिन को निकालते हैं, ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फोर्थ सिस्टम की बात करते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हम लोग पहले बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, यूरिनरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम की, उनके काम क्या क्या है, वो सिस्टम किस लिए जरूरी है और क्या क्या करते हैं। अब हम हमारा चौथा सिस्टम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इधर हम लोग रीड कर लेते हैं: following are the major organs for the circulation of blood in the human body। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जो ब्लड की सर्कुलेशन करवाए हमारे पूरे जिस्म के अंदर, इंसानों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी खून की सर्कुलेशन होती है, जितनी भी खून की गर्दिश होती है, उस पूरे सिस्टम में जो भी दिल वगैरह, जितनी भी वेन्स, आर्टरीज इस्तेमाल होती है, उस पूरे सिस्टम को कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मकसद क्या है? खून की सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ट्यूब्स, वेन्स वगैरह इस्तेमाल होती है, नालियाँ इस्तेमाल होती है, या मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं? हार्ट, आयोटा, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना क्या। भाई आप लोगों ने सारे नेम एज इट इज याद करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेजर ऑर्गन जो है ना इस पूरे वेस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वो हार्ट, ठीक है, दिल हमारा। दिल जो है ना वहाँ से ही हमारी ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होती है। वो इस तरह कि जो नालियाँ होती हैं दिल के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। कुछ नालियाँ दिल के अंदर खून को लेके जा रही होती हैं, कुछ नालियाँ दिल से खून को बाहर लेके जा रही होती हैं। अब जो नालियाँ होती हैं ना वो दो तरह की होती हैं, या तो वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं, या वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं। जो नालियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। अब जो वेन्स होती है ना वो खून, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो खराब खून है सारा, वो दिल के अंदर लेके जाती है। कौन? वेन्स। वेन्स जो सी हैं वो खून को दिल के अंदर लेके जाती है, खून की दिल की तरफ लेके जाती है। उनमें डीऑक्सीजनेटेड या गंदा खून होता है, दिल की तरफ लेके जाती है। दिल से फिर वो दिल उसको साफ करता है उस खून को, फिर उसको अपने दिल के अंदर से बाहर जो जाती है वो आर्टरीज, नालियाँ जाती है, पूरे जिस्म के अंदर साफ खून को फैलाती है। वो जो खून, साफ खून जो पूरे जिस्म में फैल होते हैं, दिल से निकल होते हैं, वो जो नालियाँ होती हैं उसको हम लोग वेन्स कहते हैं, उसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। जो दिल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो वेन्स होती है, और जो दिल से बाहर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उनको हम लोग आर्टरीज कहते हैं, ठीक है, पूरे जिस्म के अंदर फैलाती हैं। और जो वेन्स होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लंग्स की तरफ, पल्मोनरी वर्ड निकला हुआ है लंग्स के लिए। इसी तरह आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अलावा पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की तरफ आर्टरी जा रही थी वो वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, जबकि जितनी भी बाकी पूरे जिस्म के अंदर हमारी आर्टरीज है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गया ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स आगे डिवाइड हो जाती हैं वेन्यूल्स में, वेना कैवा में, ठीक है, और जो आर्टरीज होती है वो आर्टरियोल्स के अंदर, उससे छोटी कैपिलरीज के अंदर, और जो मेन ऑर्गन है वो हमारा हार्ट होता है, ठीक है। आज जी बच्चों, अभी आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा कि हमारा जो दिल है किस तरह से जो खून को, क्योंकि ये पंपिंग ऑर्गन है, हमारी फिस्ट के साइज़ का है, जैसा कि मैम ने आपको बड़ा अच्छी तरीके से समझा दिया। आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना,
बस आपको ये पता हो कि दिल क्या काम करता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या। ये अगर पेपर में आ जाता है तो दिल की तरफ खून आ रहा है, वो वेन्स की शक्ल में आता है, वेन्स में आता है और वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, स्वाय पल्मोनरी वेन के उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है। और जो खून जब दिल में आता है तो इसमें ऑक्सीजन मिलनी होती है, तो ये चला जाता है कहाँ, दिल इसको भेज देता है लंग्स की तरफ, वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, वापस दिल में आया, दिल से फिर खून जो ऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन मिल चुकी हुई है, जो हमारी बॉडी के लिए सेफ है। और ये क्योंकि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है, जो कि हमारे लिए डेंजरस है, हमारी बॉडी में ज़्यादा देर रह नहीं पा सकती, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़ में नहीं है, ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए जो खून है उसको ऑक्सीजन की कमी फील होती है, जो दिल में आता है, दिल से लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन से फिर आर्टरीज के जरिए जो है पूरी बॉडी में जो है वो चला जाता है। ये आपने पढ़ लिया है। स्वाय पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी वाहद है कि दिल से खून लेके जा रही है कहाँ पे, लंग्स में, तो वो चूँकि गंदा होता है इसलिए उसका नाम हमने रख दिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली पल्मोनरी आर्टरी है। और कैपिलरीज वो होती है जो हमारे जहाँ पे आम आपको वेन्स नजर नहीं आती, टिश्यू लेवल पे जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस तरह ही जाता है और फिर वापस आ जाता है। आज आगे हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन। ह्यूमन की सबसे जो मेन फीचर में चीज़ आती है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए वो अपने जैसे जानदार मजीद पैदा कर सकता है। और ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि जो भी जानदार है, चाहे वो इंसान है, जितने भी हमने वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं, इनवर्टिब्रेट्स पढ़े हैं, टोटल 5 किंगडम आपने पढ़े हैं, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानदार जो है वो अल्लाह ने पेयर्स में पैदा किए हैं और मेल और फीमेल की शक्ल में अल्लाह ने पैदा किए हैं और उनकी रिप्रोडक्शन का अमल आगे जाता है। आज हमारे पास जो आपके सिलेबस में है रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आज हमने ऑर्गन के जस्ट नेम याद करने हैं, वो मेल के पहले हमारे पास कुछ ऐसे नाम है जो हर बंदे को ही आते हैं, जिसने आर्ट्स भी पढ़ी हुई है ना, मैट्रिक की, FA BA किया, उसको ही आते हैं नाम। और कुछ नाम जो है वो अननोन नेम है, हर बंदे को नहीं पता होता, जो मेडिकल का स्टूडेंट है उनको पता होता है। तो आज हम इनके नाम याद करते हैं। सबसे पहले जो नोन पार्ट्स है वो भी 3 है और अननोन पार्ट्स जो है वो भी 3 है। अगर इनको हम 4 5 की बजाय 1 2 3 का नहीं करता, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। नोन पार्ट्स क्या है, टेस्टिस है, यूरेथ्रा है और पीनस है। ये किसके पार्ट है, मेल के पार्ट है और ये नोन टू एवरीवन है। उसके बाद जो हमारे मेडिकल में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो आगे हमें पता चलता है, बाज़ औक़ात आपने देखा है बांझपन होता है, औलाद नहीं हो रही होती है, तो उसके लिए जाके काम किस चीज़ों में करना है, इन तीनों पे हमने जाके वर्क करना होता है। आगे हमने टेस्ट करवाने होते हैं, जो भी मामला चलाने, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है सबसे पहले। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स है और एंड पे स्क्रोटम है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रिप्रोडक्शन में मेन किरदार अदा करते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जो हमारी यूरिनरी सिस्टम में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जब यूरिन बनता है तो आपको पता है यूरिथ्रा के जरिए जो आपने यूरिनरी ब्लैडर है, उससे पहले यूरिथ्रा, और अगर मेल है तो पीनस, और अगर फीमेल होगी तो उसके लिए हमारा लांसेट ऑर्गन है, उसके लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बॉडी से ये बाहर निकलता है यूरिन। तो ये यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है ये तीनों चीज़ें। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए अहम है, तो आपने इनके नाम अच्छे से याद कर लेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है और स्क्रोटम है। ये था मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा डस्टर पकड़ाए। फीमेल और मेल का अल्लाह ताला ने अलग अलग सिस्टम तो दिए हैं। आपको ये भी पता है जिस तरह से कोई भी काम करना है रिप्रोडक्शन में, आपने पोलिनेशन पढ़ा है पौधों में, आपने रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा डिटेल में 9th में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आज चूँकि हम बात कर रहे हैं इसकी ह्यूमन्स की, तो ह्यूमन में जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरीज, यूट्रस और उसके बाद यूट्राइन ट्यूब जो है, और उसके बाद हमारे पास फैलोपियन ट्यूब्स है और वजाइना है और वॉल्वा है। उसके बाद हाइमन है, ब्रेस्ट है, लेबिया माइनर है और लेबिया मेजर है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिप्रोडक्शन के अमल से पहले चाहिए हैं, बिफोर रिप्रोडक्शन, और कुछ है आफ्टर रिप्रोडक्शन। लेकिन आपके लिए जानना इतना ही काफ़ी है कि ये जो 7-8 नाम दिए गए हैं
ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। आपको पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेल जो है उसने उसको स्पर्म होना उसमें, और स्पर्म ने आके ओवरी में जो एग है उसके साथ मिलना है तो जाइगोट, और जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, आपको आगे सारी जाइगोट और एम्ब्रियो से बेबी फॉर्मेशन का नॉर्मल है वो थोड़ा सा रिकॉल सिर्फ करवाया है। इसमें ये मेल का है, ये फीमेल का है। ये रिप्रोडक्शन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, जब एम्ब्रियो बन गया है बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिप्रोडक्शन के बाद यूज़ हो रही होती है। तो आपने ये जो आपके सिलेबस में 10 नेम्स हैं ये आपने याद कर लेना है, और यही कुछ है आज के लेक्चर में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल है और फीमेल है इनके नेम याद करने हैं, और जो आपने पीछे 4 सिस्टम पढ़े हैं, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम अभी रह गए हैं। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेन, वो आपके अभी क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हमने उसको टच नहीं किया है। उसके अलावा हमारा जो लिवर है उसको आपको पता है मेजर ऑर्गन है, उसका जो हमने सिस्टम टच नहीं किया है। इसके अलावा आपका जो रिप्रोडक्शन है उसको डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है। क्यों कि हमें जो रिक्वायर है आप वो चीज़ को फोकस करें। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं इस पर डिटेल आपने कुछ लेनी है तो आप फीडबैक ले सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।